Hello everyone, how are you? I hope you guys are good. Welcome to your on platform Commerce Smart Classes. आज हम PGT Commerce उसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है डेट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट में कंप्लीट टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट, एवरीथिंग जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो आज हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। और ये बेटा जो भी आपके पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम है, लाइक एचपीएससी है, आरपीएससी है, यूपी टेट है, TSSB है, केवीएस है, नेट टेस्ट, सब एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नॉलेजेबल वीडियो है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट व्यावसायिक वातावरण। तो व्यावसायिक वातावरण कौन सा? ऐसा वातावरण जिसका किससे लिंक है? व्यवसाय से लिंक है, जो व्यवसाय के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, उसे क्या कहते हैं? व्यावसायिक वातावरण। देखो कैसे, business environment, it is the sum total of all individual, institutions and other factors that are outside the control of a business enterprise but they affect to its performance. business environment का मतलब है कि इसके अंदर सारे इंडिविजुअल्स को, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल्स को नहीं, सारे इंडिविजुअल्स को, सारे इंस्टीट्यूशंस को और सारे उन फैक्टर्स को, उन तत्वों को शामिल किया जाता है जो कि बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर है। कि बिजनेस है, एक पर्टिकुलर बिजनेस है, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती हैं, तब भी वो बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं, तब भी वो बिजनेस की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। कोई भी ऐसे फैक्टर्स, आउटसाइड फैक्टर्स, जिनका कोई बिजनेस से रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका बिजनेस से लेना देना नहीं है, बट वो फिर भी बिजनेस पर इम्पैक्ट डालता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपको मैं कोरोना का एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, कोरोना आया, कोरोना का पर्टिकुलर बिजनेस से कोई लेन देना नहीं था, बट कोरोना ने सारे बिजनेस को इफेक्ट करा है, सारे बिजनेस पर इम्पैक्ट डाला है, उसने कंप्लीट बिजनेस के एनवायरनमेंट को खराब कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसा फैक्टर। कोरोना एक ऐसा फैक्टर है जिसने हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को खराब डाला, उसकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डाला, ठीक है। देखो, जैसे कि चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसके अंदर कौन से फैक्टर्स आते हैं? गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज का चेंज होना, रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अचानक से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ जाना, तो इससे किस पर इम्पैक्ट पड़ता है? बिजनेस पर इम्पैक्ट करता है, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं। अगर टेक्नोलॉजी में चेंजमेंट आ रहा है या फिर हमारी गवर्नमेंट है वो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज कर रही है, तो इससे किस पर इम्पैक्ट करता है? बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और ये बिजनेस के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, बिजनेस इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, और जब इसकी परफॉर्मेंस पे क्या पड़ जाता है? एकदम इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। हमारा बिजनेस है मतलब लो होता चला जाता है, पीछे धकेलता चला जाता है। अगर बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम ना करे या इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग काम ना करे, तो हमारा बिजनेस पीछे चला जाता है। तो इसलिए इन बिजनेस एनवायरनमेंट में इन फैक्टर्स की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है बेटा। अब देखो, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है, कुछ विशेषताएं हैं, जैसे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिविटी। देखो, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का मतलब क्या होते हैं? कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं और जो स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट डालते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं। मान लो कोई भी जैसे फैशन अब चेंज होता रहता है, कपड़ों का फैशन है, चेंज होता रहता है, तो वो किस पर इम्पैक्ट डालेंगे? कपड़ों की, गारमेंट के बिजनेस पर इम्पैक्ट डालेंगे। तो ऐसे फोर्सेस जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं और स्पेसिफिक बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, ठीक है। और कुछ जनरल फोर्सेस होते हैं जो कि ऑल अराउंड जो बिजनेस है उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो जनरल होते हैं और हर बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की पॉलिसीज का चेंज होना, ठीक है। उसके बाद है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस को इंक्लूड किया गया है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ठीक है। इंटर रिलेटेडनेस है, सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेडनेस है, लाइक जैसे मान लो फैशन में चेंज हो रहा है या फिर हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने से कस्टमर का टेस्ट भी चेंज हो रहा है।
आजकल आप फैशन में चेंज हो रहा है, फैशन में चेंज होने से लोगों की डिज़ायरनेस में चेंज हो रहा है। अब लोग अकॉर्डिंग टू फैशन कपड़ा पहनना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को काम करना पड़ेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, इंटर रिलेटेडनेस होते हैं। जैसे जैसे चेंज आता है कस्टमर वैसा वैसा चाहता है और उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, बिजनेस पर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर नीड्स बिजनेस में क्या करना पड़ता है, फिर ये चेंजेस करने पड़ते हैं। और डायनेमिक नेचर का होता है, जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं वैसे वैसे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता रहता है। तो ये कैसा नेचर का है, डायनेमिक नेचर का। लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, गतिशील है। अनसर्टेनिटी है, कोई फिक्स नहीं है कि बिजनेस पर ये वाला फोर्स इफेक्ट डालेगा, ये वाला फोर्स इम्पैक्ट डालेगा, कुछ फिक्स नहीं होता, सब अनसर्टेनिटी है। लाइक मैं आपको अभी रिसेंट के एग्जांपल दूं, नूह में वायलेंस हुई है, ठीक है। ये नूह वायलेंस पर बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट बढ़ा है, कितने दिन से, देखो आज 9 अगस्त हो गई, 31 जुलाई की बात है, 9 दिन हो गए, बट अभी तक बाजार है, मार्केट है, वो बंद पड़ी है। तो बिजनेस पर एक अनसर्टेनिटी, ऐसा फैक्टर आया जिसका किसी को पता नहीं था और अचानक से उस बिजनेस पर क्या डाल दिया, इम्पैक्ट डाल दिया। तो ये भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा फीचर है कि अनसर्टेनिटी, पता नहीं होता कब क्या हो जाए और बिजनेस पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। रिलेटिविटी, सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और फिर कॉम्प्लेक्स, और ये सारे फैक्टर्स क्या मिल जाते हैं, जब ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, बिजनेस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। ये थे हमारे कुछ फीचर्स जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिस पर बिजनेस पर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो व्यावसायिक वातावरण है, उसको समझने की जरूरत क्यों है, क्यों उसकी इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्व है। Helps the firm to identify threats and early warning sign, कि फर्म की हेल्प करती है कि वो जो आने वाला डर है, जो फ्यूचर में जो आ सकते हैं, हमारे साथ घटना घट सकती है, उनके बारे में सतर्क हो जाए, उनको आइडेंटिफाई कर ले। और अर्ली वार्निंग, जो भी वार्निंग साइन है जो मिल रहे हैं उनके प्रति सतर्क हो जाए, ठीक है, ताकि उसको बिजनेस, जो उसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट ना पड़े, उसका बिजनेस लॉस में ना जाए। तो इसकी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की एक बिजनेसमैन को इसलिए ज़रूरत होती है ताकि वो जो भी अपकमिंग थ्रेट है उनको समझ सके और उनके प्रति सतर्क हो जाए। इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये क्या करती है, फर्म को कहती है कि जो हमारे फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं उनको तुम जान लो, उनको आइडेंटिफाई कर लो, पहचान लो, और गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और सबसे पहले इसकी फ़ायदा उठा। जैसे मैं इसमें आपको एग्जांपल देना चाहूँगी मारुति का। अब मारुति कंपनी है जो सबसे पहली ऐसी कंपनी है जिसने स्मॉल कार बनानी शुरू करी थी, क्योंकि मारुति को पता था कि इंडिया में हर कोई लोग बड़ी कार को अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटी कार्स की जिसकी कॉस्ट है वो कम हो और इजीली खड़ी हो जाए, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो उसने, मारुति कंपनी ने जो अपॉर्चुनिटी है उसको पहचान लिया और वो क्या बन गई, फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन गई। उसने उसका फ़ायदा उठा लिया कि छोटी कार्स को बनाया है, रीजनेबल रेट पर बनाया, लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदा, तो उस पर क्या पड़ा, बिजनेस पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो वो कहती है कि जो आगे वाला आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ है उसको पहचानो। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, और पहचान कर क्या करो, अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करो। आपको थ्रेट्स का पता चल गया, आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल गया, स्ट्रेंथ का पता चल गया, वीकनेस का पता चल गया, तो आप क्या करो, अब उनके ऊपर काम करो, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को क्या करो, इम्प्रूव करो, ठीक है बेटा। हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अब आप क्या करो, आपको सारी चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ पता चल गई, थ्रेट पता चल गया, उनके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करो, फ्यूचर प्लानिंग करो, प्रिडिक्शंस करो, पॉलिसीज बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग क्या करो, पॉलिसीज का फॉर्मुलेशंस करो। डेट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या है, इंपॉर्टेंस है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्यों जरूरत है। अब देखो, वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट आर द डायमेंशन और एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एलिमेंट है उसके क्या क्या डायमेंशंस है। डायमेंशंस का मतलब होता है आयाम, क्या क्या तत्व हैं जो जिनसे मिलकर क्या बना है, बिजनेस एनवायरनमेंट बना है। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उनके अंदर ये सारी बातें शामिल हैं, ये सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकेंड इज सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फोर्थ इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड फिफ्थ इज लीगल एनवायरनमेंट। देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड है, आर्थिक वातावरण। इकोनॉमिक का मतलब क्या है, आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, टेक्नोलॉजिकल वातावरण, पॉलिटिकल जो हमारे ये राजनीति से रिलेटेड है, और लीगल। तो देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट
ये डिस्क्राइब करता है उन फोर्सेस को विच हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, जिसका हमारे बिजनेस पर इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे बिजनेस के आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में जब इम्पैक्ट पड़ता है, ये उन सारे फोर्सेस को बताता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर सोशल एनवायरनमेंट उन करेक्टरिस्टिक्स को, उन सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक्स को बताता है जिसमें एक बिजनेस ऑपरेट होता है, जिसमें एक बिजनेस चलाया जाता है। बिजनेस है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, तो ये उन सोसाइटी की उन करेक्टरिस्टिक्स को बताता है जिसमें एक बिजनेस ऑपरेट होता है। ओके बच्चे। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये वो एनवायरनमेंट होता है, ये टेक्नोलॉजी की करेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिसमें बिजनेस क्या होता है, हमारी बिजनेस पर ऑपरेट होती है। देखो बिजनेस में, हमारी बिजनेस में आपको पता है कि जब से ये एलपीजी पॉलिसी आई है, जब से कितना ज़्यादा रैपिड चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट है उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी, उन टेक्नोलॉजी फोर्सेस के बारे में बताता है जिसमें एक बिजनेस क्या होता है, ऑपरेट होता है। ये सोसाइटी से रिलेटेड फोर्सेस के बारे में बताता है और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फोर्सेस के बारे में बताता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या बताता है, पॉलिटिकल कंडीशन, जो हमारी राजनीति चल रही है, जो हमारे मतलब राजनीति, आजकल पता है कि राजनीति भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बिजनेस पर डालती है, तो ये पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताता है, गवर्नमेंट के नेचर के बारे में बताता है, इनके इंटरवेंशंस के बारे में बताता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। फिर लीगल एनवायरनमेंट के अंदर लॉ के बारे में बताया जाता है, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट डिस्क्राइब द फ्रेमवर्क और लॉ एंड लेजिस्लेशन, किसके बारे में बताता है, कानून, नियम और कानून के बारे में बताता है। जो हमारी सोसाइटी में नियम और कानून बने हुए हैं, ये उनके बारे में बताता है, जो कि जिसके अंदर रहकर बिजनेस क्या होता है, ऑपरेट होता है, बिजनेस को चलाना पड़ता है। तो ये उन नियम और कानून के बारे में बताता है कि क्या नियम और कानून है जिसके अंदर रह के, जिसके डायमेंशन में रहकर एक बिजनेस को चलाना होता है। तो ये 5 क्या है, डायमेंशंस है किसके, बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है। एलिमेंट्स कह लो, डायमेंशंस कह लो, दैट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, अब देखो वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मैंने बताया था आपको कि ये उन फोर्सेस को डिस्क्राइब करता है जिसका बिजनेस पर इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ता है, उसका आर्थिक रूप से जो हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं, ये उन सब फैक्टर्स के बारे में बताता है, उन सब फोर्सेस के बारे में बताता है। देखो क्या, इंटरेस्ट रेट, जैसे क्या है कि क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या इन्फ्लेशन रेट है, क्या चेंजेस इन डिस्पोजेबल है इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट क्या चल रही है, क्या रुपए की वैल्यू चल रही है, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर इन सब फोर्सेस को इन्वॉल्व किया गया है। जैसे कि मान लो आपको पता था ये है ना, जब नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो हमारे जो इन्फ्लेशन रेट पर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या हुई थी, क्या मंदी आई थी, क्या तेजी आई थी, किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा था, ये सारी जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, उनके बारे में बताया जाता है कि ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है, कैसे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर ऊपर, बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अंदर ये सब आप ध्यान रख लेना कि हमारी क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, क्या मार्केट की सिचुएशन चल रही है और क्या रुपये की वैल्यू चल रही है। उसके बाद आते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर शामिल किया गया है कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, वैल्यू को, कल्चर को, सोशल ट्रेंड्स, बिलीव्स, नॉर्म, इथिक्स, हमारी सोसाइटी में एक सोसाइटी में रहते हुए क्या कस्टम चल रहे हैं, क्या ट्रेडिशन चल रहा है, किस चीज़ को लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या लोगों का टेस्ट है, इन सब के बारे में क्या करी जाती है, स्टडी की जाती है, जिसमें रहकर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑपरेट होता है, ठीक है। अगर एक बिजनेसमैन को जो सोसाइटी है उसके एनवायरनमेंट के बारे में जानना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि सोसाइटी में देखो कस्टमर है, अगर वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखेगा, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेगा, तो उसका बिजनेस क्या होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर जो एक बिजनेसमैन होता है वो उनकी क्या कस्टम्स है, ट्रेडिशंस, वैल्यू, एक जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, किस कल्चर में रह रहे हैं, किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। जैसे इंडियन, अब है ना इंडिया में है, वहाँ इंडियन कल्चर फॉलो होता है, टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट होते रहते हैं, कभी दिवाली आ रही है, कभी होली आ रही है, तो लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस खरीदते हैं। तो अगर बिजनेसमैन को पता होता है कि मान लो कल दिवाली आने वाली है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा,
अपने बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाएगा, उस फैशन के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाएगा, तो इससे उसका बिजनेस अच्छे से रन करेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो सोशल एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी होता है। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है, इसके अंदर इट इंक्लूड फोर्सेज रिलेटिंग टू स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट, इसके अंदर उन फोर्सेज को इंक्लूड किया गया है जो उसकी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो, इनोवेशन नई खोज से रिलेटेड हो, विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट के होता है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि क्या क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसका यूज़ करके एक बिजनेसमैन गुड्स और सर्विसेज को नए तरीके से बना सकता है और अपने बिजनेस को एक अच्छे तरीके से रन कर सकता है। एक बिजनेसमैन के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि वो उनका यूज़ करके अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके कस्टमर्स को और अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सके। दैट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद हमारा होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन, इसके अंदर उन पॉलिटिकल कंडीशंस को इंक्लूड किया गया है जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी, peace in the country and specific attitude that elected government represented had toward business। अब देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उसका भी बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मान लो किसी देश की गवर्नमेंट ऐसी है, बहुत ज़्यादा शांति है, मतलब कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, मतलब अच्छे से है, जनरल स्टेबिलिटी है, तो उस देश की गवर्नमेंट जब अच्छी है, पीसफुल है, तो वहाँ का बिजनेसमैन क्या करेगा, अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, वो अच्छे से, मतलब उसकी टैक्सेशन पॉलिसीज़ है, हर कोई अपनी अच्छी है, वो कस्टमर्स, वो लोगों का ध्यान रखती है, वो नेशंस को ध्यान में रखते हुए चलती है, तो उसका उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होगा, तो वो इन्वेस्ट करेगा। मान लो हमारी राजनीति ऐसी है कि लड़ते रहते हैं, गवर्नमेंट है, नेशन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती है कि यहाँ पर हर तरीके के नेशन रहते हैं, महंगाई है बढ़ाई जा रही है, कोई नेशन की ओर ध्यान नहीं है, तो वहाँ पर बिजनेस पर अपने मनी को स्पेंड करना बेवकूफ़ी हो जाती है, क्योंकि देखो घाटा हो जाता है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या किसको इंक्लूड किया गया है, लॉ को, लेजिस्लेशंस को। इट इंक्लूड वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, किसके द्वारा पास किए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा जो लेजिस्लेशन पास किए गए हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं, कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर मेनली बेटा क्या होता है, लीगल, कानूनी वातावरण, जो कानून बनाए गए हैं, एक बिजनेस को लेकर कुछ कानून बनाए गए हैं, उन कानून के दायरे में रहते हुए अपने बिजनेस को फॉलो करना। तो एक बिजनेसमैन को एक लीगल एनवायरनमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या कानून, क्या क्या लेजिस्लेशन बनाए हुए हैं बिजनेस के लिए और क्या क्या लेजिस्लेशन को हमें फॉलो करना है। जैसे मान लो एक बिजनेसमैन है, उसके लिए होता है कि मान लो पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना होता है, पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना होता है, कंपनी एक्ट, हर बिजनेस के लिए अलग अलग है, कुछ कानून बनाए गए, कुछ लेजिस्लेशन बनाए गए, उस कानून के दायरे में रहते हुए बिजनेस को रन करना चाहिए, तो उसे बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारी है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखो सबसे पहले तो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है वो 1991 में आई थी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने से पहले जो हमारे देश है वो बहुत बड़े क्राइसिस में था, इतनी ज़्यादा, मतलब हमारा जो देश है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, बिजनेस है वो बिल्कुल लॉस में चलते चले गए थे, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, बहुत बुरी इकोनॉमी हो गई थी। तो इसलिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 में, जिसमें हमारे जो बिजनेस है उसमें बहुत सारा सुधार किया गया, बहुत नई नई पॉलिसीज़ आई, बहुत कुछ किया गया। ठीक है, तो देखो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई थी, सबसे पहले तो इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, और ये 1991 में आई थी। इसका एम क्या था, इसको लाने का उद्देश्य क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने का क्या उद्देश्य था, टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसे बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, बहुत कॉम्पिटिटिव बनाना इन द इकोनॉमी के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको कॉम्पिटिटिव बनाना, और जो बैरियर्स हैं एंट्री और ग्रोथ को लेके उसको क्या करना, बंद करना। देखो आपने पढ़े होंगे कि बहुत सारे बैरियर्स लगाए गए थे, जैसे कोटा है, टैरिफ है, लाइसेंसिंग है, बहुत सारे ऐसे बैरियर्स लगाए गए थे, टैरिफ बैरियर्स है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, जिनसे हमारा बिजनेस है मतलब वो अच्छे से रन नहीं हो पा रहा था।
तो इन बैरियर्स को हटाया गया। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसमें हमारे जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना दिया गया और जो बैरियर्स थे, जो बिजनेस से रिलेटेड जो बैरियर्स थे, उनको रिमूव किया गया काफ़ी हद तक और उनकी ग्रोथ की ओर ध्यान दिया गया। ठीक है, इसके पॉलिसीज़ के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है? लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब बिजनेस करने के लिए फर्म से क्या लेना? लाइसेंस लेना। बट डी लाइसेंसिंग का मतलब होता है लाइसेंस को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ लाइसेंस। जब न्यू रिमूवल ऑफ लाइसेंस, इसका मतलब ये होता है कि बेटा जब हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई थी तो बहुत सारी ऐसी फर्म्स थी, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसके लिए जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है उसको ख़त्म कर दिया गया था। इस पॉलिसीज़ का एक बहुत बड़ा फीचर है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए जो लाइसेंस है उनको बंद कर दिया गया था कि उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो विदाउट लाइसेंस भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो डी लाइसेंस का मतलब है रिमूवल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस को हटा दिया बहुत सारी इंडस्ट्रीज से। ठीक है, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है उसके रोल को भी कम किया गया। पहले बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी, फर्म्स थी, उसको कौन ऑपरेट करता था? पब्लिक सेक्टर, उनका रोल था वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। बट जब जब 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तब जो पब्लिक सेक्टर है उसके रोल को कम करके प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया। अब पब्लिक सेक्टर के अंदर ओनली 3 इंडस्ट्रीज आती हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गई हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करना, अपने पैसे को शेयर में इन्वेस्ट करने को तो क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जो PSU है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको उनके द्वारा अपने शेयर्स को क्या किया जाना? सेल करना। किन्हें? प्राइवेट सेक्टर को। डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है वो अपने शेयर्स को किसको सेल कर देती हैं? प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती हैं। और अगर वो कंपनी, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है वो अपने 51% से ज़्यादा अपने शेयर्स को सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से हटकर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने शेयर्स को सेल करना। शेयर्स को सेल कौन कर रहा है? शेयर्स को सेल कर रही है पब्लिक सेक्टर कंपनियां। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर कंपनी को सेल करती है। यदि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी यदि अपने कंपनी के शेयर्स को 51% से ज़्यादा सेल करती है तो वो कंपनी PSU से हटकर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। जो फॉरेन कैपिटल है उसमें भी क्या लाया गया? उदारीकरण लाया गया। मतलब अब जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, फॉरेन में जाकर इजीली अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकती हैं और जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी इंडियन कंपनी में क्या कर सकती हैं? मतलब स्टैब्लिश कर सकती है, इंडिया में आकर बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकती है या इंडियन इकोनॉमी के साथ काम को कर सकती है, बिजनेस को कर सकती है। किसके द्वारा? FDI के द्वारा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हेल्प से जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडियन इकोनॉमी में आकर क्या कर सकती है? बिजनेस को कर सकती हैं। इसका मतलब है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। जो फॉरेन कैपिटल है उसको भी उदारीकरण किया गया। उस उदारीकरण का मतलब ये है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें आकर बिजनेस कर सकती हैं थ्रू FDI के थ्रू। ठीक है, लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन। लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन का मतलब है कि मान लो कोई भी अगर इंडियन इकोनॉमी है फॉरेन इकोनॉमी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन करना चाहती है, मतलब टेक्निकली मतलब एक दूसरे की टेक्निकल को बांटना चाहती है, टेक्निकल कोलैबोरेशन करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। उसके लिए भी पॉलिसी को लिबरल कर दिया गया। एक तो फॉरेन कैपिटल को लेकर लिबरल कर दिया गया है कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर या इंडियन कंपनी फॉरेन में जाकर इन्वेस्ट करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है तो वो इजीली कर सकती है। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में जाकर करना चाहती है तो FDI के थ्रू वो इंडियन के साथ क्या कर सकती है? बिजनेस कर सकती है। और लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन में ये है कि कोई भी इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन करना चाहती है तो वो इजीली कर सकती है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB दोबारा बता देती हूँ क्या फुल फॉर्म है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्टैब्लिश क्यों किया गया? जो PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जो सिक फर्म्स हैं, जो सिक इंडस्ट्रीज हैं, जो डेवलप नहीं कर पा रही हैं और लॉस में चल रही हैं, उनको क्या कर देना? बंद कर देना।
इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्टैब्लिश इसलिए किया गया, इसको इसलिए बनाया गया ताकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जो सिक कंपनीज हैं जो डेवलपमेंट नहीं कर पा रही हैं, ठीक से चल नहीं पा रही हैं, उन कंपनीज को बंद कर देना या फिर उन्हें प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, दैट आर द फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के ये फीचर हैं, डी लाइसेंसिंग कर देना, डिसइन्वेस्टिंग कर देना और पब्लिक सेक्टर के लोन को कम कर देना, लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल और FIB को स्टैब्लिश करना। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद पढ़ेंगे 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या 3 मेन कंपोनेंट है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब बनी थी तो उसके 3 मेन कंपोनेंट कौन से हैं? सबसे पहले है लिबरलाइजेशन, सेकंड है प्राइवेटाइजेशन और थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। इन्हें बोलते हैं LPG। क्या बोलते हैं? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 ये कब आए थे? 1991 में आए थे। अब देखो वन बाय वन इनका मीनिंग समझते हैं। लिबरलाइजेशन, लिबरल मतलब जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर देना, लिबरल बना देना। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल, जो फालतू के अननेसेसरी हैं, जो फालतू के कंट्रोल लगाए गए थे कि इंडियन कंपनी है वो फॉरेन में बिजनेस नहीं कर सकती, फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकती। बहुत तरह के ऐसे बैरियर्स लगाए गए थे, बहुत तरह के अननेसेसरी कंट्रोल जो लगाए गए थे उनको रिमूव करना। काफ़ी हद तक उनको रिमूव किया गया है, जैसे कि कोटा वगैरह है, बहुत सारा ऐसा लगाया गया तो उनको रिमूव किया गया। एंड रिस्ट्रिक्शंस और बिजनेस, जो बिजनेस पे अननेसेसरी कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनको लिबरल कर देना, उनको रिमूव कर देना। समझ में आया? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो बिजनेस को लेके बहुत सारे अननेसेसरी कंट्रोल लगाए गए हैं या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं बिजनेस पर, उसको रिमूव कर देना, उनको लिबरल बना देना। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ एंट्री, इसके अंदर जो एंट्री है, पहले इंडियन ट्रेड है वो फॉरेन ट्रेड के अंदर इजीली एंट्री नहीं कर सकता था, बट अब उसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी ग्रोथ की पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको क्या किया? काफ़ी हद तक खत्म कर दिया गया। एंड ऑफ लाइसेंस, परमिट एंड कोटा, और इनको भी हटाया गया है। अब बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइसेंस की जो पॉलिसी है उसको हटा दिया गया है। जो परमिट लेने की पॉलिसीज़ है उनको भी काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया गया है जब से हमारी LPG पॉलिसी आई है 1991। जब से बहुत सारे टैरिफ कोटा है और परमिट है, लाइसेंस है, उनको हटा दिया गया है बहुत सारी बिजनेस फर्म से। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल, जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उनको अनलॉक कर देना, जो बैरियर्स लगाए गए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं फालतू में, उनको हटा देना। उसके बाद आता है सेकंड P फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब तो उदारीकरण कर देना। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? मीन्स गिविंग क्रिएटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन। इसका मतलब ये होता है कि पहले LPG 1991 से पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर द्वारा रन होती थी, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में बहुत सब इंडस्ट्री थी, वो बहुत कम इंडस्ट्रीज उनको दी हुई थी। बट जब से LPG 1991 आया है, जब से पब्लिक सेक्टर है उसके रोल को कम कर दिया है गया है, और पब्लिक सेक्टर की जगह अब कौन सा सेक्टर आ गया? पब्लिक सेक्टर्स की जो फर्म्स है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गई हैं। इसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन करना, पब्लिक सेक्टर से हटाकर प्राइवेट के हाथ में दे दी गई हैं। बिजनेस प्रोसेस एंड अ रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस कर देना और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना। फॉर प्राइवेटाइजेशन फॉलोइंग वर्ड टेकन बाय गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए? एक तो डिसइन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया था डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर में सेल कर देना। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है फर्म्स होती हैं वो अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर सकती हैं, और यदि वो 51% से ज़्यादा अपने शेयर्स को सेल करती हैं तो वो पब्लिक सेक्टर के अंदर काउंट नहीं होगी, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काउंट होगी। फिर उसके बाद है सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR। इसका मतलब क्या है कि जो भी सिक यूनिट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर, जो भी सिक यूनिट है, बीमार है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उन्हें या तो बंद कर देना या फिर उन्हें प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देना। अच्छा, उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो नेशन की जैसे इंडियन इकोनॉमी है उसे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देना, मिला देना।
अंतर संबंधित कर देना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नेशनल इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देना थ्रू किसके थ्रू, रिमूवल ऑफ बैरियर्स, जो बैरियर्स है उनको हटा देना। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर जो बैरियर्स लगाए गए थे, जो एक इंडियन ट्रेड है वो इंडियन कंपनीज है वो फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकती, जो बैरियर्स उन पर लगाए गए थे उन बैरियर्स को हटा देना ताकि इंडियन कंपनी ईजिली फॉरेन कंपनी के साथ ट्रेड कर सके और फॉरेन कंपनी इजली इंडिया में आकर ट्रेड कर सके। तो बैरियर्स को हटाया गया और कैपिटल आसानी से उनकी कैपिटल की मूवमेंट भी हो सके, फॉरेन कंपनी आसानी से इंडियन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सके थ्रू द किसके थ्रू कर सके, एफडीआई। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जब भी एलपीजी पॉलिसी 1991 आई तो उसके आने से ग्लोबलाइजेशन हुआ, बहुत सारे बैरियर्स है जो इंटरनेशनल ट्रेड पर लगाए गए थे उनको हटाया गया और इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया। ठीक है, उसके बाद देखो इसके एम क्या है, इसके एम है टू लिबरलाइज फॉरेन ट्रेड थ्रू रेशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज। क्या करना, जो फॉरेन ट्रेड है उसको लिबरलाइज करना, उसको उदार करना कि आसानी से फॉरेन ट्रेड करा जा सके थ्रू रेशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ। जो टैरिफ स्ट्रक्चर लगाया गया था उसको रेशनलाइज करके उसमें काफ़ी हद तक उसमें सुधार करके बहुत हद तक रिमूव करके बैरियर्स को, ताकि फॉरेन ट्रेड आसानी से किया जा सके और ईजिली इंडियन कंपनी फॉरेन में जाकर स्टैब्लिश हो सके और फॉरेन कंपनी इंडिया में जाकर और आसानी से अपनी कंपनीज को स्टैब्लिश कर सके। देखो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ इंटरेक्शन। जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, जब से क्या हो सका है, इंटरेक्शन बढ़ा है, कंपनीज का इंटरेक्शन बढ़ा है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ी है। मान लो इंटरडिपेंडेंस कैसे बढ़ी है, मान लो इंडिया के पास है लेबर ज़्यादा है और अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज कर सकते हैं। अब वो इंडियन कंपनी और अमेरिकन कंपनी एक दूसरे के साथ क्या कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है। इंडिया वाले तो अपने लेबर को अमेरिका को दे सकते हैं, अमेरिकन कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को इंडिया को बता सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन आने से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस हुआ है। अब देखो जैसे कोरोना था, जब कोरोना हुआ था तो इंडिया में वैक्सीन बनी, तो इंडिया में वैक्सीन बनी तो ये बनी सॉरी इंडिया में वैक्सीन बनी, तो इंडिया में वैक्सीन बनने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ वो खाली इंडिया वाले ही यूज़ कर सकते थे, नहीं, वो वैक्सीन है अमेरिका वाले बाहर के देशों में जाकर रिसर्च भी हुई और बाहर के देशों में वो अप्लाई भी की गई, लगाई भी गई। तो इससे क्या हो गया, इंटरेक्शन बढ़ा है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ी है, एक दूसरे नेशन की ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एक दूसरे नेशन की इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस बढ़ी है, किससे, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। क्योंकि अब है ना ट्रेड बैरियर से वो खत्म हो गए तो ईजिली वो एक दूसरे से काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। जैसे मैंने बताया इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है तो वो लेबर को वहाँ भेज सकती है, वहाँ से टेक्नोलॉजी अपने ट्रेड को क्या कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है जिसके पास जो है। ठीक है, अब देखो इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस। अब ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई इसका हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, कॉम्पिटिशन बढ़ गया। अब है ना जो लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल के इससे कंपटीशन बढ़ा, मोर डिमांडिंग कस्टमर, अब कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई। पहले तो इंडिया में जो चीज़ बनती थी उसमें ही सेटिस्फाई थे, अब लोगों को ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चल गया तो कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई। रैपिडली टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। ठीक है, नेसेसिटी फॉर चेंज, अब चेंज लाने की ज़रूरत हो गई है। पहले चेंज नहीं ला सकते थे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, बट जब से हमारे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जब से टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, जब से चेंज की आने की ज़रूरत हो गई है। ठीक है, उसके बाद है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की ज़रूरत हो गई है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही हैं वो जो कि हमारे बिजनेस को चलाते हैं। अगर आपके पास अच्छी मशीन है बट ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है तो आप कैसे चलाओगे, तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की ज़रूरत बढ़ गई एलपीजी 1991 के आने से। और मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन देखो बेटा, जब एलपीजी नहीं आई थी उससे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट चलता था। प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर ये होता था कि जो प्रोडक्ट है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ ताकि लोग, एक ही प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, इतना प्रोडक्शन करो, इतना प्रोडक्शन करो कि सारी जो लोग हैं दुनिया के वो उसी प्रोडक्ट को खरीदे, चाहे लोगों को पसंद आए या ना है, बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर ये कहते थे प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट करो। बट अब मार्केट ओरिएंटेशन में ये कहते हैं कि जब जिस चीज़ की डिमांड है, जो कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, उन प्रोडक्ट को बनाओ। तो जब हमारा एलपीजी 1991 आया उसके बाद मार्केट ओरिएंटेशन के ऊपर ध्यान देने लगा है। ये थी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर HPSC PGT की तैयारी कर रहे हो तो बेटा डेट आ गई है, 9 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है,
मॉर्निंग में 10 AM। वैसे तो बेटा ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं, वेदर आप DSSSB की तैयारी कर रहे हो, KVS, NVS, एस्टर, UGC नेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी के लिए है। बट अगर अभी रिसेंट में HPSC PGT स्क्रीनिंग का एग्जाम है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है बेटा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।